नमस्कार। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इस हफ्ते जो फिल्म लगी है वो है अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2। ये फिल्म एक कोर्ट रूम ड्रामा है। मैंने कहा कोर्ट रूम ड्रामा, फिल्म में नाटकीयता बहुत ज्यादा है और इस फिल्म में हकीकत के साथ आधा फसाना जोड़ दिया गया है। आधी हकीकत आधा फसाना। दरअसल इस फिल्म की कहानी के अनुसार 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार में सैकड़ों भारतीयों की गोलीबारी में हत्या हुई थी। एक जेनोसाइड था। इस जेनोसाइड के खिलाफ वकील सी शंकरन नायर कोर्ट में जाते हैं और जनरल ओडायर को गिल्टी साबित करने की कोशिश करते हैं। ये फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म के अनुसार सी शंकरन नायर यानी अक्षय कुमार कोर्ट में जाते हैं। वो शंकरन नायर जो कि ब्रिटिश वायसराय के मंत्रिमंडल में शामिल थे, उनकी खास मंडली में शामिल थे, वो खिलाफ होते हैं और जनरल ओडायर को कोर्ट में घसीटने की कोशिश करते हैं। फिल्म के अनुसार वो अंत में जनरल ओडायर को दोषी करार देते हैं, जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड में निहत्थे महिला, पुरुष और बच्चों को गोलियों से भून दिया गया था। ऐसे जो लोग मरे नहीं थे उन्हें धूप में 12 घंटे तक बिना पानी के, बिना किसी छाया के रहने दिया गया, बिना इलाज के, और इसमें भी सैकड़ों लोगों की मौत हुई। उस नरसंहार में महिलाएं और कई बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 6 महीने थी। दूध मुहे बच्चों की भी उस नरसंहार में हत्या कर दी गई थी। इस नरसंहार के बाद अक्षय कुमार यानी शंकरन नायर बहुत बेचैन होते हैं और जनरल ओडायर को कोर्ट में घसीटने का फैसला करता है। इसमें उनकी मदद करती है उनकी सहयोगी अनन्या पांडे। दरअसल ये कहानी इस तरह बनाई गई है कि शंकरन नायर क्यों द्रवित हो जाते हैं, क्यों वे इस घटना से बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। ये एक कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। केसरी 2 एक ऐसी कहानी है जो अच्छे निर्देशन के लिए जानी जाएगी, क्योंकि इस फिल्म के निर्देशक करण सिंह त्यागी खुद भी एक वकील हैं और जानते हैं कि कोर्ट में क्या क्या बारीकियां होती। लेकिन फिल्मी कोर्ट होती है। जिस तरह फिल्मी कोर्ट में ग्लैमर दिखाया जाता है, वैसा कोई ग्लैमर असली कोर्ट में नहीं होता। जिस तरह कोर्ट में औपचारिक रूप से प्रतिपक्षी का सम्मान होता है, ऐसा भी नहीं होता। इस फिल्म के बहुत सारे दृश्य कमजोर हैं, लेकिन कुछ दृश्य बड़े ही प्रभावशाली बने हैं। खास करके जलियांवाला बाग नरसंहार को जिस क्रूरता से दिखाया गया है वो दिल दहला देने वाला है, और उस क्रूरता के पीछे की घटनाएं भी कोई कम क्रूर नहीं है। वे ब्रिटिश हुकूमत का असली चेहरा जनता को दिखाती हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में आधिकारिक आंकड़ा तो 379 मौतों का था, लेकिन माना जाता है कि असल मौतें इससे 5 गुना से भी ज्यादा हुई थी, और जो गोलियां चली उनकी संख्या तो और भी ज्यादा थी। सी शंकरन नायर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। वे हंटर कमेटी के एकमात्र भारतीय सदस्य थे। हंटर समिति बनाई गई थी जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए। इस फिल्म में अक्षय कुमार को वकील कम और जासूस ज्यादा दिखाया गया। उनकी गतिविधियां जासूस के जैसी ही रहती है, जो व्यावहारिक नहीं है। इस कहानी और वास्तविकता का अंतर बहुत कुछ है। जनरल डायर ने रोलक एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भीड़ पर गोलीबारी की थी। बिना चेतावनी के ये गोलीबारी हुई थी। उन्होंने इस नरसंहार की निंदा की और ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। सी शंकरन नायर वो थे जिन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली, यानी वे सर शंकरन नायर हो गए थे। इस कहानी में कुछ ऐसे किरदार भी जोड़ दिए गए हैं जो पूरी तरह काल्पनिक है, जैसे दिलजीत गिल की भूमिका में अनन्या पांडे को रखा गया है। शायद फिल्म बनाने वालों को लगा होगा कि अक्षय कुमार काफी बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए उनसे 31 साल छोटी एक नई वकील के रूप में अनन्या पांडे को पेश किया गया। इस फिल्म में भाषा बड़ी अजीब लगती है। सी शंकरन नायर एक दक्षिण भारतीय वकील थे, लेकिन वो हिंदी पूरे अधिकार से बोलते हैं। उनके टोन से लगता है कि वो हिंदी में भी पंजाबी टोन के वकील होंगे। जलियांवाला बाग कांड के नरसंहार को बहुत प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। बुनियादी सवाल उठाए गए हैं कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने भारतीयों के साथ नाइंसाफी की और भारतीयों को
हमेशा जलील और अपमानित किया। यह फिल्म सी शंकरन नायर की बहादुरी को भी सामने लाती है, जो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और महात्मा गांधी से उनके बहुत सारे मतभेद रहे हैं। महात्मा गांधी के बारे में वे कहते थे कि जिस तरीके से गांधी अहिंसात्मक आंदोलन चला रहे हैं, उससे देश को आजादी मिलने वाली नहीं। गांधी जी असहयोग आंदोलन और स्वराज आंदोलन के पक्षधर थे और सी शंकरन नायर इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करके गांधी जी भारत की आजादी की गति को धीमा कर रहे हैं। गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया और हरिजन में उदारवादी नेताओं की नीतियों की आलोचना की। इन्हीं उदारवादी नेताओं में नायर शामिल थे। उन्होंने कहा कि ये लोग भीख मांगने की नीति पर चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत के अधिकारों के लिए लड़ रही है और नरसंहारों का जवाब केवल कानूनी या संवैधानिक तरीकों से देना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जन आंदोलन होना चाहिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन भी होना चाहिए। नायर ने गांधी जी के बारे में किताब लिखी थी जो 1922 में छपी थी। उसका नाम था गांधी एंड एनार्की। इसमें कहा गया था कि गांधी जी जिस तरीके से अराजक आंदोलन चला रहे हैं, यानी असहयोग आंदोलन को नायर ने कहा था ये अराजक आंदोलन है। गांधी जी ने नायर के बारे में सीधे तौर पर कोई उदाहरण नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उदारवादी नेताओं का मानना है कि ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता करके हम स्वशासन प्राप्त कर सकते हैं। यह भ्रम है। ब्रिटिश शासन की नींव अन्याय पर टिकी है और इसे केवल सत्य और अहिंसा के बूते पर ही उखाड़ा जा सकता है। उन्होंने नायर का नाम नहीं लिया, लेकिन अपने किसी भाषण में उन्होंने सी शंकरन नायर का नाम लेकर कहा कि उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के खिलाफ ब्रिटिश कोर्ट में आवाज उठाकर ठीक ही किया। जलियांवाला बाग कांड के दोषियों को सजा देने के मामले में सुनवाई ब्रिटेन की कोर्ट में हुई थी। वो भारत में नहीं हुई, लेकिन फिल्म में दिखाया गया कि ये भारत के कोर्ट में ही हो रही है और हिंदी में बहस करते हुए दिखाया गया, जबकि ये लंदन की किंग्स बेंच डिवीजन में, जो कि वहां के हाई कोर्ट के समकक्ष है, वहां पे ये केस लड़ा गया था। सी शंकरन नायर ने असल में जो केस लड़ा था वो एक मानहानि के मामले में, हालांकि उस मानहानि के मुकदमे का ताल्लुक जलियांवाला बाग कांड से था, लेकिन जिस तरह इस फिल्म में पूरी तरह जलियांवाला बाग कांड को दिखाया गया है वो शायद ठीक नहीं है। फिल्म में बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो गैर जरूरी है। आर माधवन, जिन्होंने नेविल मैकिनले का रोल किया है, ब्रिटिश वकील हैं, उन्होंने उनका जो पृष्ठभूमि दिखाई गई है उसकी कोई जरूरत नहीं थी कि वो कैफे में, बार में, डांस बार में मुंबई में शराब के नशे में धुत थे, वो कोई जरूरी नहीं था। एक और बात इस फिल्म में दिखाने से रह गई, वो ये कि जलियांवाला बाग कांड के हत्यारे को जिस तरह मारने की कोशिशें भारतीय क्रांतिकारियों ने की है उसका जिक्र इस फिल्म में नहीं है। अगर होता तो बेहतर होता। सी शंकरन नायर के पड़पोते रघु पलट और उनकी पत्नी पुष्पा पलट की किताब द केस दैट शूक द एम्पायर का रूपांतरण बताई गई है। इस फिल्म में यही बात बताने की कोशिश की गई है कि शंकरन नायर बहुत ही अच्छे वकील थे, काबिल वकील थे, और पहले जब वो वायसराय की टीम में शामिल थे तो किस तरह उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों के खिलाफ कोर्ट में फैसले करवाए थे अपनी तिकड़मों के जरिए। फिल्म की पटकथा बहुत अच्छी है, कुछ वन लाइनर डायलॉग अच्छे हैं और कोई कोर्ट के सीन तो ऐसे लगते हैं जैसे वाकई कोर्ट में हो। हालांकि कोर्ट इतनी ग्लैमरस नहीं होती, कोर्ट में इतनी आसानी से फैसले भी नहीं होते। उस दौर की पीड़ा और अवसाद को इस फिल्म में जिस तरह दिखाया जा सकता था वो इस फिल्म में नहीं दिखाया जा सका। इस फिल्म में किस्सा गोई शैली में दिखाया गया और अक्षय कुमार अपनी खास स्टाइल में जासूस अक्षय कुमार की तरह काम करते हैं। तो ये वास्तव में वकील ऐसा काम नहीं करते हैं, ये बात तो मैं दावे से कह सकता हूं। लेकिन चूंकि फिल्म का पूरा संदर्भ भारत है, जलियांवाला बाग कांड है, एक अनसंग हीरो के बारे में कहानी है, इसलिए अगर आप ये फिल्म देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये फिल्म आधी हकीकत आधा फसाना है। आज इस फिल्म समीक्षा में फिलहाल इतना ही।